तो अभी तक हम देख रहे थे कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना कैसे पनपी और फिर जब ये भावना कट्टरता का रूप ले लेती है तो फिर ये राष्ट्रवाद जो है वो साम्राज्यवाद में तब्दील हो जाता है, इम्पीरियलिज्म में बदल जाता है, विस्तारवाद में साम्राज्यवाद में बदल जाता है और फिर आपस में टकराव बढ़ते बढ़ते छोटे छोटे युद्धों को आगे बढ़ते हुए और फिर विश्व युद्ध का रूप ले लेता है, वर्ल्ड वार 1 हो जाता है। तो अभी जो हमने जर्नी देखा वो 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर के 1914 जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व पर पड़ा कि जितने भी यूरोप में जो है सो पूरी बर्बादी छा गई और जो देश उन देशों के अधीन थे, उपनिवेश थे, वहाँ पर जो है वो सुगबुगाहट और छटपटाहट पैदा हो गई स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए। तो उसी को हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, जो चैप्टर 3 है जिसका पार्ट 1 नेशनलिज्म इन इंडिया, कि भारत में जो है सो किस प्रकार से राष्ट्रीयता, राष्ट्र की भावना, राष्ट्रवाद आई। इसको हम लोग देखेंगे क्या प्रभाव पड़ा प्रथम विश्व युद्ध का। तो ब्रिटिश रूल, कॉलोनियलिज्म, पीपल यूनाइटेड, तो यहाँ पर ब्रिटेन की सत्ता थी, हम उसके उपनिवेश थे, पीपल एकत्रित हुए, एकीकृत हुए। कारण क्या था? तो ब्रिटेन पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वार 1, तो वर्ल्ड वार 1 में जो है सो ब्रिटेन ने भी भाग लिया और ये हुआ था 1914 टू 1918 के बीच में। एंड इंडिया वाज अफेक्टेड, इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। कैसे पड़ा? इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वार इन इंडिया, वर्ल्ड वार 1 इन इंडिया, भारत पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? पहला, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रिटिश आर्मी वाज फाइनेंस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग टैक्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेज इन इंडिया। तो जो वहाँ पर ब्रिटिश की जो आर्मी थी उस पर जो खर्चा आया उसकी पूर्ति कहाँ से हुई? हमारे देश में टैक्स बढ़ा करके या नए कर लगा करके जो है उसकी भरपाई की गई। दो द वार years prices increased doubling between through the war years prices increasing doubling between 1913 1918 caused hardship for common people। और यहाँ पर जो है वार ईयर में, युद्ध का जो साल था उसमें महंगाई दर जो है वो डबल हो गई। मतलब जो मूल्य थे सामान के वो क्या हो गए? दोगुने हो गए 1913 से लेकर 1918 के बीच में, और लोगों को भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ा, आम व्यक्ति को। फोर्स रिक्रूटमेंट इन विलेजेस काउज वाइड स्प्रेड एंगर, और सबसे बड़ी बात क्या हुई? महंगाई जो बढ़ी सो तो बढ़ी, दाम जो बढ़ा सो तो बढ़ा। जबरदस्ती गाँव में लोगों को भर्ती किया जाने लगा आर्मी में युद्ध के लिए कि तुम्हें भी युद्ध में जाना है, और इससे चारों तरफ क्या हो गया? गुस्सा छा गया, पूरा जो है सो गुस्सा फैल गया। क्रॉप फेल्योर इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टेड इनटू एक्यूट फूड शॉर्टेज, और वहाँ पे क्रॉप फेल्योर भी उस काल में हुआ। जब बुरे दिन आते हैं ना तो चारों दिशाओं से बुरे दिन आ जाते हैं, तो फसल अच्छी नहीं, पैदावार अच्छा नहीं हुआ, क्रॉप फेल्योर हो गया था, और इस प्रकार से भयावह भोजन की कमी हो गई थी। मतलब अकाल पड़ गया था, जिसको बोलते हैं अकाल। और केवल अकाल ही नहीं, युद्ध की स्थिति, मतलब युद्ध हो रहा था पूरे विश्व में, फूड का शॉर्टेज हो गया, अकाल हो गया, महामारी भी आ गई। 12 to 13 मिलियन पीपुल डाइड ड्यू टू फेमिन एंड इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। जिस प्रकार से अभी कोरोना काल में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हालांकि वो संख्या तो नहीं है, लेकिन उतने उस समय जो है वो 12 से 13 मिलियन, मतलब 120 से 130 लाख, मतलब करीब 1.25 करोड़, लाख नहीं 1.25 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी अकाल से और इन्फ्लुएंजा नामक महामारी से। तो ये स्थिति हो गई थी। तो
अब क्या है, टैक्स बढ़ा दिया गया, लोगों को जबरन भर्ती किया जाने लगा, महामारी आ गई, फूड की कमी हो गई, अकाल हो गया। पीपुल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार वाज ओवर। लोग यही सोच रहे थे कि जब ये युद्ध चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध, इसका जब अंत होगा तो हम सब की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो सारी क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इस आशा में लोग जी रहे थे किसी भी तरह से। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ युद्ध खत्म होने के बाद भी। At this stage, a new charismatic leader appeared and provided a new model of struggle। और इसी बीच क्या हुआ, भारत की राजनीति में एक नया हीरो का पदार्पण हुआ और उसने एक नए संघर्ष का एक अलग तरीका दिया जिसका नाम था सत्याग्रह। तो नाम अब पता चल गया होगा आपको, क्योंकि आप तो वाकिफ़ हैं, अपने देश की बात है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ और फिर आगे डिटेल में आप देखेंगे भी। तो उनका पदार्पण हुआ इसी विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में, जब पूरी चारों ओर जो है निराशा छाई हुई थी, वहीं एक आशा के किरण के रूप में हीरो उभरे महात्मा गांधी। इन जनवरी 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। 19 जनवरी 1915 में उनका पदार्पण हुआ है भारतीय राजनीति में। एंड सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह, और सत्याग्रह का जो है उन्होंने आयोजन किया। कैसे सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह वाज द स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस यूजिंग द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। मतलब इनजस्टिस के खिलाफ, मतलब अन्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ सच्चाई और अहिंसा का प्रयोग किया संघर्ष के लिए। उसी को हम लोग बोलते हैं सत्याग्रह। तो आपको पूछ सकता है सत्याग्रह क्या था। सो अब देखिए 1915 में पदार्पण हुआ और सबसे पहला उन्होंने 1916 में कहाँ से, बिहार के चंपारण से शुरू करता है अपना आंदोलन। वहाँ पर नील की खेती वाले जो किसान थे, वो जो दमनकारी नीति थी उनके खिलाफ वो संघर्ष कर रहे थे। तो उनका साथ देने के लिए गांधी जी 1916 में चंपारण आए। उसको चंपारण मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। 1917 में, ठीक याद रखिएगा डेट वाइज, 1915 में वापस लौटे अफ्रीका से, 1916 में चंपारण, 1917 में गुजरात में खेड़ा और 1918 में गुजरात में ही अहमदाबाद में, 3 स्थानों पर। सब याद रखना है क्रम वाइज। इन 1917 सत्याग्रह एट खेड़ा गुजरात टू सपोर्ट द पीजेंट्स, मतलब खेड़ा के किसानों को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर गए। और फिर 1918 में अहमदाबाद गुजरात सत्याग्रह विथ कॉटन मिल वर्कर्स, मतलब कॉटन के मिल में जो काम करने वाले मजदूर थे उनके साथ मिल करके जो है सो इन्होंने सत्याग्रह किया। और ये जो है यहाँ पे खेड़ा में, वहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सो काफ़ी फेमस हुए थे। उसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। इसी बीच में क्या हुआ, एक एक्ट पास किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा जिसको बोलते हैं द रॉलेट एक्ट। अब इसके बारे में पूछा करता है अक्सर, द रॉलेट एक्ट क्या है? तो देखिए क्या है, दिस एक्ट हैड बीन पास्ड हरीडली थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको बोलते हैं ILC। मतलब ये जो है सो जल्दीबाजी में पास किया गया एक कानून था, एक्ट था। डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स, इसके बावजूद कि यहाँ के जो इंडियन मेंबर्स थे, सदस्य थे, उनका भारी विरोध था इसको लेकर के। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और इस एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट को, सरकार को, जो ब्रिटिश की हुकूमत थी, अंग्रेजी हुकूमत को ये बहुत अधिक पावर दिया गया दमन करने के लिए। जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही थी उसके खिलाफ जो है दमन करने के लिए पर्याप्त जो है पावर दिया गया, अधिकार दिया गया, शक्ति दी गई। इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, और 2 साल तो किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को वो लोग मतलब कैद में रख सकते थे, बिना कोई ट्रायल के, बिना कोई मुकदमे के, बिना कोई केस के, बिना कोई हियरिंग के, बिना कोई सुनवाई के उनको जो है वो रख सकते थे, वो डिटेन करके। अब आता है 6 अप्रैल 1919 सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है वो सत्याग्रह होता है। कब? डेट याद रखना, 6 अप्रैल 1919 को। 15, 16, 17, 18 फिर आ गई बात 19 में। रैलीज वर ऑर्गेनाइज, रैली निकाली गई। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, वर्कर्स जो है स्ट्राइक पर चले गए।
ऑन 10th अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेसन। 10 अप्रैल को जो है सो पुलिस ने फायर कर दिया, पीसफुल प्रोसेसन चल रहा था, मतलब शांतिपूर्वक जो है वो लोग विरोध कर रहे थे, उस पर फायरिंग की गई। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड, मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री लॉ, आर्मी लॉ, उसको जो है सो लागू किया गया। एंड जनरल डायर टू कमांड, और उसका कमांडर किसको बनाया गया? जनरल डायर को। 10 अप्रैल की बात है ये। और बनते के साथ 13 अप्रैल को बहुत बड़ी घटना घट जाती है इस देश में। क्या था? ऑन दैट डे ए लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जालियांवाला बाग। एक चारों ओर से बंद मैदान था जालियांवाला में, अमृतसर में, वहाँ पर सभी इकट्ठा हुए। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिप्रेसिव एक्ट, ये दमनकारी जो कानून था उसके खिलाफ कुछ लोग जमा इकट्ठा हुए थे। अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, और बहुत सारे गांव देहात से लोग जो आए थे उनको ना एक्ट पता था, ना ये विरोध पता था, ना संघर्ष पता था, और वो लोग जो है सो बैसाखी मेला मनाने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। जैसे कहीं पर हाट बाजार लगता है ना, वैसे जमा हुए थे। उन लोगों को पता भी नहीं था ये रॉलेट एक्ट क्या है और फिर ये सत्याग्रह क्या, उनको कुछ भी पता नहीं था। लेकिन बदकिस्मती से हुआ क्या? जनरल डायर इंटर द एरिया, उस एरिया में घुसा जनरल डायर। ब्लॉक द एग्जिट, निकास द्वार को बंद कर दिया, जहाँ जहाँ से निकलने का दरवाज़ा था या साधन था उसको बंद कर दिया। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स, और फिर जो है अंधाधुंध जो है गोली फायर कर दिया और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए, निर्दोष लोग भी मारे गए। एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे ही यह समाचार फैला, क्राउड्स बिकेम वायलेंट इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स, तो बहुत सारे उत्तर भारतीय शहरों में जो भीड़ थी वो बेकाबू हो गई, हिंसक हो गई। देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेज विथ पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, तो हड़ताल होने लगा, पुलिस से झड़प होने लगी और गवर्नमेंट बिल्डिंग को निशाना बनाया जाने लगा। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विथ ब्रूटल ऑफ डिप्रेशन, और गवर्नमेंट जो है उसने जो है सो बहुत ही मतलब दमनकारी नीति को अपनाया, ब्रूटल एकदम से। सत्याग्रही वर फोर्स टू रैप देयर नोजेज ऑन द ग्राउंड, और इतना लोगों को मतलब पीटा मारा, इस जितने सत्याग्रही थे उसको ग्राउंड में, मैदान में, ज़मीन में नाक रगड़ने के लिए बाध्य किया गया कि नाक रगड़ो। क्राउल ऑन द स्ट्रीट्स, और गलियों में जो है सो केहनी के बल पर चलने के लिए मजबूर किया गया, कोड़े बरसाए गए। एंड डू सलाम टू ऑल साहिब्स, और जितने साहिब थे उसके अफसर थे उनको सलाम करने के लिए कहा गया। तो इतनी जो है मतलब ब्रूटल डिप्रेशन, मतलब जो है सो दमन किया गया। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, और जब देखा कि हिंसा फैल गई तो महात्मा गांधी ने ये जो है मूवमेंट को वापस ले लिया। अब आती है बारी खिलाफत इशू की, और खिलाफत इशू क्या था ये भी पूछता है, इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड वार 1 एंडेड विद डिफीट ऑफ ओटोमन, पहले देख चुके हैं। वर्ल्ड वार 1 में ओटोमन की हार हुई, ओटोमन एम्पायर जिसको क्या बोलते थे? खलीफा, तो उसका जो है उसकी हार हो गई। हार्श ट्रीटी ऑन ओटोमन एम्पायर, और ओटोमन एम्पायर के ऊपर में जो है वो कठोर संधि, मतलब अपमानजनक शर्तों पर जो है सो उसको संधि करना पड़ा खलीफा को। अब खलीफत को बचाने के लिए, खलीफा को बचाने के लिए पूरे विश्व में एक संघर्ष हो गया, आंदोलन छिड़ गया। टू डिफेंड खलीफाज पावर, खलीफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे मार्च 1919, और भारत में भी उसका अछूता नहीं था, अपवाद नहीं था। यहाँ पर भी खलीफा की शक्ति को और खिलाफत को बचाने के लिए एक खिलाफत कमेटी गठित की गई बॉम्बे में। कब? इन 1919 में। तो मुस्लिम लीडर्स लाइक, जैसे 1918 में वर्ल्ड वार 1 जो था वो ख़त्म हुआ और खलीफा की खिलाफत जो है खिलाफत ख़त्म कर दी गई, तो उसके खिलाफ जो है फिर यहाँ पर मूवमेंट शुरू हुआ बॉम्बे में मार्च 1919 में। Muslim leaders like Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about a united national movement, और
तो मुस्लिम लीडर थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, वो महात्मा गांधी से मिले और यहाँ पर एक राष्ट्रीय आंदोलन पर जो है वो चर्चा करने लगे। गांधी जी साव दिस एज अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट हिंदू मुस्लिम्स। गांधी जी को लगा कि यही मौका है कि इसी के बहाने हम अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदू और मुसलमान को एक कर सकते हैं, उनमें जो है सो एकता स्थापित कर सकते हैं। और अब याद रखना है, यहाँ सेशन होगा अलग अलग जगहों पे, उस सेशन को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एट कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस सितंबर 1920, मतलब कलकत्ता सेशन कब हुआ था? 1920 में। एक एक साल 16, 17, 18, 19, 20 फिर हम लोग आ रहे हैं, एक घटना घटी है उसको आपको याद रखना है। सितंबर 1920 ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स टू स्टार्ट ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ फॉर स्वराज एंड खिलाफत इशू। तो बाकी कांग्रेसी जो थे वो इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कलकत्ता के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने बाकी मतलब जो नेता थे उनको भी जो है सो विश्वास में ले लिया कि सब मिल करके जो है असहयोग आंदोलन स्वराज के लिए और खिलाफत इशू को लेकर के हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मिल करके एक हो करके हम लोग असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। और वहाँ पर जो है सो इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया गया। कहाँ पर? कलकत्ता सेशन में। कब? सितंबर 1920 में। हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कब और कहाँ। वाई नॉन कोऑपरेशन, अब इसके बारे में, तो इसके बारे में पहले ही उन्होंने एक किताब लिखी थी हिंद स्वराज। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज कब लिखी थी? 1909, बहुत पहले ही लिखा था उन्होंने। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। उन्होंने लिखा था कि भारत में इसलिए ब्रिटिश की हुकूमत कायम हो सकी क्योंकि हमने उसका सहयोग किया। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर हम उसका सहयोग करना बंद कर दें या अस्वीकार कर दें, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स, तो ब्रिटिश रूल क्या हो जाएगी? भारत में समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। विद इन ए ईयर, और कितने दिनों में? 1 साल के अंदर। एंड स्वराज वुड कम, और फिर अपना राज, स्वराज मतलब स्वयं का राज आ जाएगा। ये उनकी मान्यता थी। अब हुआ कितना उसको हम लोग देखते हैं। 1 साल क्या, बहुत साल लगे। हम तो 1947 में आज़ाद हुए। सो फाइनली एट द कांग्रेस सेशन इन नागपुर इन दिसंबर 1920, उसी साल दिसंबर में, वहाँ था सितंबर, यहाँ है दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन हुआ। द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड एंड स्टार्टेड इन जनवरी 21। तो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को जो है सो अपनाया गया दिसंबर 1920 में और जनवरी 1921 में। फिर आपको बता दिए 18 का 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21 में नॉन कोऑपरेशन आंदोलन शुरू किया गया। अब इस आंदोलन को अलग अलग वर्गों के लोगों ने किस प्रकार लिया, उसके लिए क्या था ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि मिडिल क्लास के लोगों ने इस आंदोलन को किस रूप में लिया। तो पहला है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल एंड कॉलेजेज। तो जो स्टूडेंट थे और टीचर्स थे उन्होंने सरकार द्वारा जो कंट्रोल में, नियंत्रण में जितने भी स्कूल और कॉलेज थे उसको छोड़ दिया, उसका परित्याग कर दिया। देखिए कितनी बड़ी बात हुई। टीचर लोगों ने भी, स्टूडेंट लोगों ने भी। लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, और जो वकील थे उन्होंने वकालत बंद कर दी, अपनी छोड़ दी। द काउंसिल इलेक्शंस वेयर बाइकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास, और जो काउंसिल का इलेक्शन होता था जिसमें भारतीय भी होते थे उसका उन्होंने क्या किया? बहिष्कार किया, मद्रास को छोड़ करके। बाकी जो अलग अलग प्रोविंसेस थे वो उस जगह पे बाइकआउट हुआ, लेकिन मद्रास को छोड़ करके। जस्टिस पार्टी, ए नॉन ब्राह्मण पार्टी, टुक पार्ट इन द इलेक्शन। एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, जो नॉन ब्राह्मण पार्टी थी, वो गैर ब्राह्मण पार्टी थी, उन्होंने इसमें भाग लिया था। किसमें? काउंसिल इलेक्शंस में। कहाँ पे? मद्रास का जो था प्रोविंस। अब फॉरेन गुड्स वेयर बाइकॉटेड, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। एंड लीकर शॉप्स वेयर पिकेटेड, और जहाँ पे शराब बिकते थे उस पर जो है सो कैंप, मतलब घेराबंदी कर दिया गया, पिकेटेड। पीपुल स्टार्टेड टू वियर खादी, लोग खादी पहनने लगे। अब ड्रॉबैक्स, इसमें परेशानियाँ क्या हुई, दोष क्या थे? खादी वाज एक्सपेंसिव, पहला तो खादी जो है सो महंगा था। वेरी फ्यू इंडियन इंस्टीट्यूट्स वेयर प्रेजेंट, जब स्कूल कॉलेज छोड़ दिए तो भारतीय इंस्टीट्यूट्स बहुत कम थे,
तो लाचारी हो गई और लॉयर्स स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट। जब ये लोग भूखे मरने लगे तो फिर से प्रैक्टिस वापस आ गए अपना प्रैक्टिस करने के लिए वकील लोग। ये था मिडिल क्लास की हालत। अब पीजेंट्स जो किसान थे, किसान के लिए क्या था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? उनकी समस्या थी प्रॉब्लम्स। तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स डिमांडेड हाई रेंट एंड वैरायटी ऑफ सेसेस। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे और तालुकदार थे, ज़मींदार और तालुकदार उनके अंडर में जो होते थे, उन्होंने जो है सो रेंट बढ़ा दिया और अलग अलग तरह का चुंगी मतलब टैक्स लगा दिया उन लोगों के ऊपर। बेगार वर्क विदाउट पेमेंट, और इतना ही नहीं, बिना कोई पैसा दिए बेगार जिसको बोलते हैं वो खटना पड़ता था किसानों को। काम किया कोई पैसा नहीं, काम किया ज़्यादा खुशी हुई तो खाना खा और जाओ, कोई पेमेंट नहीं, कोई मतलब उसका जो है सो मजदूरी नहीं। तो फिर इन लोग का डिमांड क्या था? इन लोगों को देश से मतलब नहीं था, अपने हालात जो थे उसमें सुधार चाहते थे लोग। रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो इन लोग को पैसा देना पड़ता था बहुत अधिक रेवेन्यू के रूप में, उसको कहा कि घटाओ। एबोलिशन ऑफ बेगार, बेगार खटाना बंद करो। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड जो है ज़मींदारों के पास में जो है उसको हम लोगों के बीच में बांटो, सबको ज़मीन होनी चाहिए। सोशल बायकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, और जो ज़मींदार दमनकारी थे उनका जो है सो बहिष्कार करने लगे। किस प्रकार से? पहला, नो सर्विसेज वेयर प्रोवाइडेड टू लैंडलॉर्ड्स, उनको कोई सहयोग मतलब सर्विस मतलब जो सेवा नहीं मिलने लगा। क्या? जैसे कोई नौआ उनका दाढ़ी नहीं बनाने लगा, बाल नहीं बनाने लगा, कोई मोची जो है सो जूता में पॉलिश नहीं लगाने लगा या जूता बना के नहीं देने लगा, वाशरमैन जो है सो कपड़े का जो है सो सफाई नहीं करने लगा। तो बुरा हाल हो गया उन लोग का। दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, कपड़े गंदे रहने लगे। इतना ही नहीं, तालुकदार से वेर अटैक्ड, और इन पर हमला भी होने लगा। बाजार से वेर लूटेड, बाजार को लूटने लगे लोग। तो औध किसान सभा वाज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। तो यहाँ पे औध किसान सभा का जो है सो एक गठन किया गया, जिसके अगुआ थे जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड कुछ अन्य लोग। अब जिसकी हमने चर्चा की थी बरदौली में, जो किसान का मूवमेंट हुआ था टैक्स के खिलाफ, वहाँ पे वल्लभ भाई पटेल कैसे उभरे थे। इन 1928 की बात है, वल्लभ भाई पटेल लेड द पीजेंट मूवमेंट इन बारदौली, मतलब किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदौली में। बारदौली कहाँ है? गुजरात में। ए तालुका इन गुजरात लिखा हुआ भी है। अगेंस्ट इन्हेंसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू बढ़ने के कारण। द स्ट्रगल वाज वाइडली पब्लिश्ड and generated immense sympathy in many parts of India। तो ये स्ट्रगल जो है सो बहुत ज़्यादा प्रचार इसका हुआ, बहुत दूर दूर तक फैला और पूरे भारतवर्ष में इसकी सहानुभूति मिली थी। अब ट्राइबल पीपुल जो हमारे हैं, वो आदिवासी, वो किस प्रकार से इस आंदोलन को लिया था? ब्रिटिशर्स क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया ऑफ द फॉर द ट्राइबल पीपुल के लिए फॉरेस्ट एरिया को बंद कर दिया था। फोर्स देम टू बिल्ड रोड्स थ्रू बेगार, और वहाँ पे जो है सो रोड बनवाते थे बेगार से, मतलब बिना मजदूरी दिए हुए। प्रिवेंटेड देम फ्रॉम एंटरिंग फॉरेस्ट एंड ग्रेजिंग कैटल और कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड फ्यूल वुड, और इसके बाद में जंगल में उनको घुसने से मना कर दिया गया, जहाँ पर वो मवेशी को चरा नहीं सकते थे, फल फूल इकट्ठा नहीं कर सकते थे, और यहाँ तक कि जलावन की लकड़ी को भी ले नहीं जा सकते थे। तो फिर गुरिल्ला वार स्टार्टेड इन गुडेम हिल्स इन एपी। आंध्र प्रदेश में एक गुदेम हिल है, वहाँ पर गुरिल्ला वार स्टार्ट किया गया, जिसकी अगुवाई की थी लेड बाय एलोरी सीताराम राजू। क्या बोला? एलोरी सीताराम राजू ने इसकी अगुवाई की थी। अब क्या किया? ही परसुएडेड पीपुल टू वियर खादी, उन्होंने सबसे कहा कि भाई खादी पहनो, एंड गिव अप ड्रिंकिंग, पीना छोड़ो। ही थॉट दैट वायलेंस मस्ट बी यूज टू लिबरेट इंडिया, लेकिन उसको हिंसा में विश्वास नहीं था। बोला कि अगर भारत को मुक्त करना है तो हिंसा जरूरी है, मतलब इन गोरों को मार के ही भगाना पड़ेगा, ऐसे ही भागने वाले नहीं हैं। तो क्या हुआ?
गुडेम रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो ये लोग जो है जितने विद्रोही थे गुडेम के, वो पुलिस पर हमला करने लगे और ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो होते थे, पदाधिकारी जो होते थे, कर्मचारी जो होते थे, उनको जान से मारने लगे। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, इन 1924 राजू वाज कैप्चर्ड। राजू जो था, हेड जो था, लीडर जो था, वो बंदी बना लिया गया एंड एग्जीक्यूटेड एंड ओवर टाइम बिकेम ए फोक हीरो। उसको मृत्युदंड दिया गया और बाद में जो है वो वहाँ के गीतों में हीरो बन गया। लोकगीत जो होते हैं ना, उसमें राजू के गीत गूंजने लगे। इसी प्रकार से प्लांटेशन वर्कर्स जो प्लांटेशन में काम करते थे, खेती में, फॉर देम फ्रीडम मीन्ड द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वेयर इनक्लोज्ड। उनके लिए आज़ादी क्या थी कि जहाँ पर उनको बंदी बना, मतलब बंदी नहीं बल्कि बंद करके रखा गया था, एकदम से वो कहीं आ जा नहीं सकते थे, उससे वो फ्री होना चाहते थे। उनके लिए ही आंदोलन से उनका मतलब था। अकॉर्डिंग टू इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वे आर नॉट अलाउड टू लीव द प्लांटेशन विदाउट परमिशन। मतलब जहाँ वो खेती में लगे हुए हैं वहाँ से बाहर तभी निकल सकते हैं जब उनको परमिशन मिलेगी, अनुमति मिलेगी, तभी वो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स लेफ्ट प्लांटेशन हेडेड होम। अब जब नॉन कोऑपरेशन आंदोलन शुरू हुआ तो हजारों वर्कर्स जो थे, कार्य करने वाले थे, उन्होंने इस काम को छोड़ दिया और घर की ओर रवाना हो गए, घर की ओर चल दिए। लेकिन उनके साथ बहुत बड़ी घटना हो गई, कोई भी जो है सो घर नहीं पहुंच सका था। दे बिलीव्ड गांधी राज वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर विलेजेज। उनके मन में ये आशा जगी थी कि गांधी राज आने वाला है और सबको जो है उनके अपने अपने गांव में ही ज़मीन दी जाएगी। दे हावेवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन। लेकिन वो कोई भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। कुछ लोग, कुछ का दुर्घटना में मारे गए, कुछ जो है दे वेर काउड बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा पकड़ लिए गए एंड ब्रूटली बीटन अप, और पूरी बर्बरता पूर्वक उनको जो है सो पीटा गया, एकदम से कोड़े के साथ बहुत भयंकर उनको मारा पीटा गया। ब्रूटली मतलब बर्बरता पूर्वक। In February 1922, at Chauri Chaura in Gorakhpur, a peaceful demonstration in a bazaar turned into a violent clash with the police. चौरी चौरा कांड बहुत इंपॉर्टेंट है। कब की बात है? फरवरी 1922 की बात है। एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था, प्रदर्शन था शांतिपूर्ण। अचानक क्या हो गया? वो वायलेंट हो गया, हिंसक हो गया। किसके साथ? पुलिस के साथ। और इसी के साथ आफ्टर दिस इंसिडेंट गांधी जी कॉल्ड ए हॉल्ट टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन, जब देखा कि ये, क्योंकि वो तो अहिंसा और सत्य पर आधारित आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर जो हिंसा हो गई, झड़प हो गई, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ये था। अब दूसरा जो था पहले सत्याग्रह, असहयोग, और आगे है सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा। टुवार्ड्स सिविल डिसओबीडियंस कैसे बढ़ा उसको हम लोग देखते हैं। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। काउंसिल पॉलिटिक्स को हिंदुस्तानियों ने छोड़ दिया था कि हम काउंसिल में भाग नहीं लेंगे, लेकिन CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाया और ये तर्क दिया कि हम फिर से जो है सो काउंसिल पॉलिटिक्स में जाएंगे, हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे, हम लोग भी उसमें प्रतिनिधित्व लेंगे और तब हम अपनी बातों को रख पाएंगे। तो हुआ क्या? 1926 वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। फिर जो है 1926 में पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ गई। कब? 1926। डेट को पूरा याद रखते जाना, नोट करते जाना है। एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगन टू फॉल इन 1926 एंड कोलैप्स आफ्टर 1930। और जितने भी मतलब कृषि के दाम थे, कृषि संबंधी जो उत्पादन थे, उसके जो दाम थे 1926 में गिरना शुरू किया और 1930 में तो बिल्कुल नष्ट हो गया। इतना दाम, मतलब दाम ही नहीं मिलने लगा। डिमांड एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड, ना उसकी मांग थी ना उसका निर्यात था। अब ये लोग जो है सो देते कहाँ से? कर कहाँ से देते? चुंगी कहाँ से देते? फार्मर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट। तो अपनी उपज को बेचने में बड़ी परेशानी होने लगी, कठिनाई होने लगी। एंड पे देयर रेवेन्यू, और जो टैक्स था
कर जो था भूमि का वो चुकाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। इसी बीच साइमन कमीशन बना, एक आयोग बना सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, उसको बोलते हैं साइमन कमीशन। ये भी इम्पॉर्टेंट है। द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया, सजेस्ट चेंजेज। तो मतलब वहाँ पर जो परेशानी है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में, उसमें चेंज करने के लिए या यहाँ के कार्य को देखने के लिए एक कमीशन का निर्माण किया गया साइमन के अगुवाई में, जिसको बोलते हैं साइमन कमीशन। लेकिन समस्या क्या थी? बट द प्रॉब्लम वाज दैट देयर वाज नॉट एनी इंडियन मेंबर इन दिस कमीशन। लेकिन समस्या क्या थी? इस कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। और अब जब साइमन आया इंडिया, इसकी नियुक्ति वहाँ पे हुई इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, तब फिर जो है उसके खिलाफ नारे लगे, साइमन गो बैक, वापस जाओ। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, जब भारत पहुंचा इन 1928, कब की बात है? 1928 में, इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। तो उनका स्वागत कैसे किया गया? साइमन वापस जाओ के नारों से। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डिमॉन्स्ट्रेशंस। और सभी पार्टीज ने इसमें भाग लिया, चाहे कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग के लोग थे। और लाला लाजपत राय वाज असॉल्टेड बाय ब्रिटिश पुलिस ड्यूरिंग ए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन। और इसी में जो है सो लाला लाजपत राय को लाठी से चोट लगी थी, इसी के विरोध में, जिसमें उनकी मृत्यु हुई थी। यही था, साइमन कमीशन के विरोध में ही वो खड़े थे। On December 1929, पूर्ण स्वराज वाज डिमांडेड इन लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। याद रखने वाली बात है, बहुत डेट है यहाँ पे। दिसंबर 1929 का जो है वो पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। कब? लाहौर सेशन में। किसकी अगुवाई में? जवाहरलाल नेहरू के अगुवाई में। कब? दिसंबर 1929 में। 26 जनवरी 1930 वाज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया कि हम स्वतंत्र हैं, हम किसी सरकार को मानते नहीं हैं। ऑन 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी रोट ए लेटर टू वायसराय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। और 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय जो था इरविन, लॉर्ड इरविन, उसको उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें 11 मांगे रखी गई थी। द मोस्ट स्टायरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबॉलिश द साल्ट टैक्स। उसमें से सबसे प्रमुख जो था वो क्या था? साल्ट टैक्स, मतलब नमक पर जो कर लगता था उसको हटाने की मांग थी। इरविन वाज अनविलिंग टू निगोशिएट, लेकिन इरविन जो था वो समझौता के इच्छुक नहीं था, उसमें कोई इच्छा नहीं थी। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च अकम्पनीड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। और जब देखा कि इसको इच्छा नहीं है समझौता की, तो गांधी जी ने दांडी मार्च, नमक मार्च जिसको हम लोग बोलते हैं, वो शुरू किया था। लेकिन यहाँ ध्यान रख देने वाली बात है, कुछ तथ्य हैं, कुछ यहाँ पर जो है आंकड़े हैं। कितने लोगों के साथ? 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, एक नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए 78 लोगों के साथ। और आगे द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स, कितने लंबाई की थी? 240 मील की थी। फ्रॉम साबरमती आश्रम टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से। कहाँ तक? डांडी तक। द वॉलंटियर्स वर्कड फॉर 24 डेज, कितने दिनों तक चले थे? 24 दिनों तक चले थे। अबाउट 10 माइल्स ए डे, एक दिन में कितना चलते थे? 10 मील की दूरी तय करते थे। थाउजेंड्स केम टू हियर गांधी जी वेयर एवर ही स्टॉप्ड। और जहाँ भी वो रुकते थे वहाँ पर उनको सुनने के लिए हजारों लोग आते थे। ही टोल्ड देम अबाउट स्वराज एंड नॉन वायलेंस। और उनको वो क्या, किसके बारे में बताते थे? स्वराज के बारे में और अहिंसा। स्वराज तो हमें लेना है लेकिन अहिंसा के साथ, है ना, हिंसा नहीं करनी है, इसको वो बताते थे। ऑन 6 अप्रैल 1930 ही रीच डांडी एंड वायलेटेड द लॉ। और 1930 में 6 अप्रैल 1930 को वो डांडी पहुँचे और उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाय बॉइलिंग वाटर, पानी को बॉयल करके नमक बना करके नमक कानून का जो है उसने क्या किया? उल्लंघन किया। इस प्रकार से ये फेमस है नमक, मतलब डांडी मार्च। इसको देख लेना है, कितने लोग थे, कितनी दूरी थी, कितना दिनों में गए थे और कब गए और कब उन्होंने नमक बनाया।
दिस मार्क्स द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम दिया गया, क्योंकि उन्होंने विनय पूर्वक जो उनके जो कानून थे उसका उन्होंने उल्लंघन किया, बगैर हिंसा के, बगैर मारपीट के। इसको बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब उन्होंने तो कानून को तोड़ा लेकिन हिंसा का सहारा नहीं लिया। तो ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और फिर आगे पार्ट 2 भी होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो ये चैप्टर 3 जो है आपका, उसका पार्ट 1 है, क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 3 दो ही चैप्टर पढ़ना है इस बार, इस साल कोरोना काल में इतिहास में। तो हमने चैप्टर 1 तो पहले ही बताया था, और दूसरे मतलब चैप्टर 3, मतलब दूसरा हम कह सकते हैं चैप्टर नंबर 3 का ये पार्ट 1 ख़त्म हो गया। और फिर चैप्टर 2 मतलब चैप्टर 3 का पार्ट 2 आपको जब मैं बताऊंगा तो हिस्ट्री का पूरा कोर्स समाप्त हो जाएगा। और फिर कहीं से भी कोई भी आया हुआ क्वेश्चन आप बना करके देखें, अगर वो प्रश्न नहीं बनता है तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, इसका जवाब आपको मिलेगा। और बहुत बच्चों का जो है वो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, वो बता रहे हैं कि जितने भी डाउट थे हिस्ट्री में वो क्लियर हो चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तो भारत की बात थी, तो ये और भी अच्छा लगेगा और भी आसान होगा आप लोगों के लिए। और मैंने एक एक मतलब पॉइंट को आपको इसमें बताया है। डेट को मैंने याद रखना है, तिथि को और घटना को याद रखना है, सारी बातें इसमें दी गई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका इतिहास का जो है ये ज्ञान वर्धन होगा और आप अच्छा आगे कर सकेंगे। और फिर पार्ट 2 में आपसे हम मिलते हैं, तब फिर हम दोनों को मिला करके अगर कोई समस्या होगी उसको भी हम देखेंगे।